नमस्कार, स्वदेश चार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिस पर हमारी नजर आज पूरे दिन बनी रही और एक बार फिर से ईटी नाउ स्वदेश की खबर सही साबित होती हुई दिखी है। ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पॉलिसी पेपर जारी कर दिया है। इस पॉलिसी को लेकर हमने आपको आज सुबह बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में क्या क्या चीजें सरकार शामिल कर सकती है। आज जारी हुई पॉलिसी में बताया गया है कि कैसे मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। ट्रांसफर, ट्रांसमिशन और स्टोरेज की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने पॉलिसी में कई प्रावधान किए हैं। इस पॉलिसी के मेन हाइलाइट्स क्या हैं, ये कैसे काम करेगी, इस पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने बात की ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी जारी कर दी है। हालांकि ये पहला फेज है, लेकिन कई अहम प्रावधान किए गए हैं। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हैं। सर, आप ही बताएं कौन कौन से अहम प्रावधान किए गए हैं। इसमें हमने प्रयास किया है कि ऊर्जा मंत्रालय और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अधीन जो भी मामले हैं उसमें कितने तरह से हम मैन्युफैक्चरर्स के लाइफ को इजी बना सकते हैं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे सकते हैं। तो उसी का पॉलिसी हम लोगों ने निकाला है आज। उसमें जो हम कर सकते हैं वो अहम है। एक तो हमने यह प्रावधान किया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए उसको ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरर है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का, वो अपने रिक्वायरमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का प्लांट कहीं भी लगा सकता है, खुद लगा सकता है। और हम उसको फ्री ट्रांसमिशन देंगे, जहां प्लांट है वहां से जहां ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग करेगा वहां तक वो फ्री ट्रांसमिशन रहेगा। 25 साल तक रहेगा फ्री ट्रांसमिशन। 2025 तक जो भी फैसिलिटी आएगी उसको हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। ये बहुत बड़ा एक कंसेशन है। और उसके अलावे फिर हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो तो खुद भी लगा सकता है, डेवलपर के माध्यम से वो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगा सकता है, या एक्सचेंज से खरीद सकता है, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। डेवलपर के थ्रू लगाएगा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से भी ले सकता है, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसके लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योर करके उसको सप्लाई करेगी। और जो प्रोक्योर करके सप्लाई करेगी उसमें ट्रांसमिशन तो फ्री रहेगा, सिर्फ व्हीलिंग चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेगी या थोड़ा सा मार्जिन लेगी, ये हमने प्रोवाइड किया। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमने उनका राह सुगम कर दिया, फ्री ट्रांसमिशन दे दी। हमने ओपन एक्सेस का प्रोविजन कर दिया। तो अगर वो ओपन एक्सेस का मतलब समझिए, अगर वो स्टेट के ट्रांसमिशन के थ्रू लेते हैं तब ओपन एक्सेस चाहिए। तो ओपन एक्सेस का हमने प्रावधान किया है कि 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। और ये ओपन एक्सेस बिना एडिशनल सरचार्ज होकर के होगा। तो ओपन एक्सेस एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर हो जाएगा। हमने बैंकिंग का प्रावधान कर दिया, तो 30 दिन तक हम बैंकिंग करेंगे। हमने यह भी प्रावधान कर दिया है कि वो चाहे तो सीधे ISTS ग्रिड से कनेक्ट हो जाए, तो उनका लाइफ ऑल सिंपलर हो जाएगा और आसान हो जाएगा लाइफ। तो ये हो गया, कनेक्टिविटी में प्रायोरिटी मिलेगी। कनेक्टिविटी मिल गया, ओपन एक्सेस मिल गया, बैंकिंग हो गई। तो उनका बैंकिंग का मतलब हुआ कि उनको कभी भी वो ज़्यादा सरप्लस जनरेट कर सकते हैं दिन में, या विंड के साथ करेंगे तो दिन में शाम को ज़्यादा सरप्लस करके उसको बैंक कर सकते हैं। 30 दिन को डिस्कॉम के पास करेंगे, बैंक डिस्कॉम के पास 30 दिन तक होगा बैंकिंग। और उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं रात में। तब वो राउंड द क्लॉक भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दो शिफ्ट में ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल होगा। इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट उससे कम होगा। उसके अतिरिक्त हमने यह भी प्रावधान किया है कि साहब वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से भी रिन्यूएबल एनर्जी खरीद सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो परचेज कॉस्ट है वो चार्ज करेगी, व्हीलिंग चार्जेज ले लेगी। उसके अलावे पोर्ट पर हम बंकर वगैरह बनाने के लिए हम उसको ज़मीन देंगे। तो ये सब फैसिलिटीज़ देने से हमको लगता है कि उनको कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। स्टोरेज फैसिलिटी तो दी जाएगी, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। किस किस तरह के स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप होंगे? वो तो हुआ, आप बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोरेज का। हम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को अगर उनको वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं
तो उसके लिए उनको स्टोरेज बनाना होगा पोर्ट के पास, बंकर्स बनाने, उसके लिए भी हम जमीन देंगे उनको, ये हमने प्रावधान किया है। ओके। एक इम्पॉर्टेंट सवाल सर, आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से बात करेंगे, इंडस्ट्री से बात करेंगे, कौन कौन से इश्यूज होंगे जिस पर आप उनसे क्लैरिटी नहीं, हम उनको ये बताएंगे कि ये पॉलिसी हमने इशू किया है जिसके अंतर्गत आपको हम फ्री ट्रांसमिशन दे रहे हैं 25 साल तक, बैंकिंग दे रहे हैं, ओपन एक्सेस दे रहे हैं, अब आप लगाइए। और हम ये कहेंगे कि साहब विभिन्न देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का डिमांड इमर्ज कर रहा है, और हम चाहते ये हैं कि इंडियन कंपनीज ही हैं जो कि वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऑर्डर्स को बैक करें, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि हमारा देश इमर्ज करे एज एन एक्सपोर्टर। टारगेट क्या होगा कैपेसिटी? टारगेट एज एन एक्सपोर्टर हो, हम अपना डिमांड तो मीट करेंगे क्योंकि हमको भी एनर्जी ट्रांजिशन करना है, हम कर ही रहे हैं, हम दुनिया में अग्रणी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक एनर्जी हब के रूप में इमर्ज करना चाहते हैं। पहले हम एनर्जी इम्पोर्टर थे, अब हम एनर्जी एक्सपोर्टर हैं। आखिरी क्वेश्चन सर, सेकेंड फेज जो होगा इस पॉलिसी का जिसमें VGF की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग इस पॉलिसी को सफल बनाएगी, इसके लिए क्या प्रावधान होंगे? ये सेकंड फेज अभी जो विचाराधीन है, पहले उसको होने दीजिए, उसमें हम कोई अभी बयान उसके बारे में हम नहीं कहेंगे, पहले वो ये कर दीजिए। लेकिन उसका एक पार्ट जरूर है कि उसमें हम ये मैंडेट करेंगे कि जहाँ जहाँ लोग ग्रे हाइड्रोजन या ग्रे अमोनिया यूज़ कर रहे हैं उसमें हम मैंडेट करेंगे कि हर साल कितना % वो अपने ग्रे हाइड्रोजन और ग्रे अमोनिया को रिप्लेस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया से। तो टारगेट होगा इसका? टारगेट होगा हर इंडस्ट्री को। ओके, तो एक बड़ा ऐलान यहाँ पर होता हुआ दिखा और ET नाउ स्वदेश ने एक खबर और इससे जुड़ी हर डिटेल आप तक पहुंचाई थी, और उसके बाद भी इस खबर के मायने क्या है सब कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए एक एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर किरीट पारिक, चेयरमैन इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट से। किरीट जी, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप ही से जानना चाहूंगी, रिसर्च में आप दिग्गज हैं और इसी के चलते यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर जो बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा है, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसका ऐलान हमने देख लिया है। मैन्युफैक्चरर्स को सुविधाएं मिलेंगी, ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर्स को कई सारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स भी आगे चलकर सरकार की तरफ से मिलते हुए दिखेंगे। आपकी रिसर्च ये पूरी की पूरे ऐलान पर क्या कहती है? नहीं, मेरा ख्याल से अच्छी बात है कि इससे जो ग्रीन हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरर्स होगा इसको प्रोत्साहन मिलेगा, और दूसरी इसकी इफेक्ट ये होगी कि कहीं डिस्कॉम्स अपने जो RPO है, ग्रीन रिन्यूएबल पोर्टफोलियो ऑब्लिगेशन है, उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इसको भी इससे अपना जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो का ऑब्लिगेशन है फुलफिल करने में सुविधा होगी, बिकॉज मैनी हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर्स में बाय रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम डिस्कॉम्स। अब वो डिस्कॉम से खरीदता है रिन्यूएबल एनर्जी, तो डिस्कॉम्स का डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इतनी रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल की है, ऐसा आ जाता है। मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रहा है अभी इसमें कि इसका यूज कहाँ होगा। हाइड्रोजन की डिमांड देश में तो रादर कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की डिमांड डेवलप करनी होगी। तो कौन सी इंडस्ट्री में एक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या रिट्रोफिटिंग करना चाहिए, वो सब इसके साथ साथ होगा नहीं, ये जानना मुश्किल है अभी। इसके लिए थोड़ी सी one needs to do some studies and so on. But at the same time, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो ग्रीन एमोनिया बनाने की बात कर रहे हैं, वो एमोनिया यूरिया बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। तो इसकी तो काफी डिमांड ऑलरेडी है देश में। हम एमोनिया इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो इसको इमीडिएटली इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और जो फर्टिलाइजर कंपनीज है जो एमोनिया बनाती है नेफ्था से और कहीं और फीड स्टॉक से, उसको भी शायद वो ग्रीन एमोनिया माइट बी फाउंड टू बी मोर यूजफुल। और जो मिनिस्टर ने कहा कि जो हाइड्रोजन लोग ग्रे हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहेंगे कि नहीं धीरे धीरे तुम इसको रिप्लेस करो, तो इसके लिए थोड़ी हाइड्रोजन की भी डिमांड हो सकती है। बट मेरा ख्याल से
जब नया प्लांट बनता है, जब प्लांट कैपेसिटी, सपोज स्टील प्लांट में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके लिए बॉयलर अलग तरीका का होना चाहिए, फर्नेस। तो ये पुराने एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट में तो होगा नहीं, लेकिन जो नया स्टील प्लांट आएगा, नया स्टील प्लांट की कैपेसिटी एक्सपांड कर सकते हैं। इसमें जरूर ये लोग ख्याल रखेगा कि अरे भैया वो ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों ना करें, क्योंकि देन हमारा CO2 एमिशंस कम हो जाएगा। सो इसीलिए आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट, अच्छी शुरुआत है। इससे प्रोत्साहन तो काफी मिलेगा। और इफ देयर इज हम जो एमोनिया और हाइड्रोजन सफिशिएंट स्केल पे उत्पादन कर सकते हैं, काफी उत्पादन कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी है। लेकिन इसके लिए अगेन वो एक्सपोर्ट, हाउ ट्रांसपोर्ट दिस हाइड्रोजन फ्रॉम इंडिया टू यूरोप और एनी अदर कंट्री, इसके भी लिए जो सुविधा चाहिए, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी धीरे धीरे आएगा। लेकिन मेरा ख्याल से जब सारी दुनिया इस तरफ जा रही है तो इसमें पहल करना अच्छी बात है। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन इसमें कुछ इसके साथ कोई रिबेट नहीं दे रहे हैं जी, इसको कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सब्सिडी बगैर थोड़ा सा ट्रांसमिशन एक्सेट्रा कॉस्ट कम कर दिया तो इससे मिस्टर पारिक, एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर ही मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले आपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेकर भी अपनी राय यहाँ पर बता दी और काफ़ी डिटेल तरीके से आप इस पूरी पॉलिसी और इसके डेवलपमेंट्स को लेकर हमसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे समझना चाहूँगी। मैन्युफैक्चरर्स रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप कहीं भी लगा सकते हैं। ऑफकोर्स ये डेवलपमेंट काफ़ी इनिशियल स्टेज में है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए भी समझना अभी बाकी होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी कम होती हुई दिखेगी, स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करने में क्या चैलेंजेस नजर आ सकते हैं, आपके हिसाब से क्या कुछ लग रहा है? नहीं, क्या रिन्यूएबल एनर्जी की कीमत तो आज बहुत तेजी से नीचे आ रही है। सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्लांट की कॉस्ट बहुत कम आ रही है। करीब 2-2.5 रुपये पर किलोवाट आवर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो जब एक कोई बड़ा सा सोलर प्लांट लगाए तो इसके साथ साथ इनको फिर ये कहाँ मैं ये बिजली किसको बेचूंगा, इसकी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये बिजली का वो अपने आप ही जब मिलती है दिन में वो इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसको हाइड्रोजन बना सकता है और वो हाइड्रोजन स्टोर करके फिर जब जरूर पड़े तो इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। जी। और ज्यादातर तो मुझे लगता है कि लोग ऐसा करेंगे जहाँ एमोनिया और हाइड्रोजन की डिमांड होगी तो वहीं प्लांट तैयार कर देंगे, तो इसके साथ उनका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हाइड्रोजन का भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए ये हो सकता है कि काफी नया एंटरप्रेन्योर्स इसमें आ जाएगा। रिलायंस और अडानी ने दोनों ने कहा कि हम हाइड्रोजन में जा रहे हैं जी, तो इसके साथ और भी लोग आएंगे। तो मेरा ख्याल हाइड्रोजन में देश एक अग्रस्थान ले सकता है दुनिया भर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर पारिक, बहुत शुक्रिया आपने अपने यहाँ पर राय इस पूरी पॉलिसी पर, इस डेवलपमेंट पर हमें बताने के लिए और किस तरह से इसके मायने हैं और कैसे ये एक पॉजिटिविटी के तौर पर साबित होता हुआ दिख सकता है। भारत किस तरह से इसमें एक आगे का स्थान ले सकता है हमें समझाने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसका किन कंपनियों पर असर पड़ेगा बता रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। एक बार देखिए। जी बिल्कुल, तो देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी जो है एक बहुत सारे तो क्लीन एनर्जी बोला जाएगा और हाइड्रोजन पे जो इसकी उत्पाद होती है पूरी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को लेके होती है। अगर देखा जाए तो सिर्फ पानी का देखा जाए तो सिर्फ पानी का ज़रूरत पड़ता है और ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइज़र है
तो उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। अब ये बिजली की मदद से जो ये हाइड्रोजन बनाई जाती है, और अब देखा जाए तो ये जो है इसे ग्रीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है, इस पे सरकार का क्या रुख है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, और याद रखिएगा इस बजट में भी जो है आपकी जो ग्रीन एनर्जी है, इस पे जो है एक मिशन कहा गया था, और इस पे देखा गया कि ऑलमोस्ट 2047 तक जो है इसको जो है एक नेट फ्यूल जो होता है ना, कार्बन फ्यूल बना दिया जाएगा। इसके कारण एक अच्छी बेनिफिट देखने मिल सकती है। 2070 में जो है जो ज़ीरो लेवल्स पे जो एमिशन लेवल्स है उसका टारगेट रहेगा। अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जो आपकी R&D हो रही है, और स्पेशली जो बहुत अच्छे न्यूज़ आ सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शंस देखने मिल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए, तो उस पर फोकस रहेगा। अब चुनौतियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए तैयार किया जाता है ये हाइड्रोजन, लेकिन ये चुनौतियाँ हैं, ये महंगे बहुत है। अगर उसके एवरेज रेट्स देखें तो लगभग 5 से लेकर $6 प्रति केजी पे है, लेकिन रिलायंस ने ज़रूर ऐलान किया है कि लगभग $1 जो है प्रति केजी जो है टारगेट देखने मिल सकता है। अगर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, इसमें जो है ज़रूर प्रॉब्लम देखने मिलता है आगे जाते हुए। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी की भी एक समस्या है, आप देख सकते हैं। अब देखते कौन से देशों में जो है ग्रीन हाइड्रोजन की जो है बात चल रही है। तो सबसे पहले आपके जो अमेरिका है, अमेरिका 2017 के बाद जो हाइड्रोजन फ्यूल पे जो एक पुश देखने मिली है, लगभग $15 करोड़ निवेश करने का जो है बात किया गया है। और इसके अलावा जो है यूरोप ले लीजिए, नीदरलैंड्स ले लीजिए, चीन ले लीजिए, ये सब देशों में भी जो है बहुत बातचीत की गई है आपकी ग्रीन एनर्जी को लेके, ग्रीन फ्यूल्स को लेके। लेकिन अब जो है हम बात करते हैं कौन से शेयर्स है जिस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ स्टॉक, यहाँ पे जो है 3 साल से जो है ऑलमोस्ट 75,000 जो करोड़ निवेश करने की जो है बात की गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जामनगर में उन्होंने एक बड़ी जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट भी लगा दी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NTPC भी रहेगा फोकस में, यहाँ पे भी उन्होंने कमीशन की है एक पावर पॉइंट, और जो ऑलमोस्ट 9 गीगावाट का है। गेल भी है यहाँ पे फोकस पे, यहाँ पे देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट है वहाँ पे जो है उसकी टेंडर जारी कर दी गई है। और IOC यहाँ पे लगभग 1,60,000 बैरल्स प्रतिदिन का एक हाइड्रोजन प्लांट लगा है। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स भी जो हैं ये भी फोकस में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट कैपेक्स की अनाउंसमेंट हो गई है, आप नियोजन केमिकल्स ले लीजिए, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ले लीजिए, और ऐसे जो अन्य जो केमिकल शेयर्स है जैसे कि जो एनर्जी संभावित सोर्स हो सकते हैं जैसे कि मैग्मानी फाइन कैप आपके हुए, नेशनल पेरोक्साइड, ये भी जो है फोकस में रह सकते हैं। अब देखा जाए तो और भी स्टॉक्स है, स्पेशली जो आपके जो हाइड्रोजन की जो उत्पाद देती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वहाँ पे दीपक फिनोलिक्स, अल्काइन अमाइंस, ऐसे भी स्टॉक्स है जो यहाँ पे देखने मिल सकते हैं ग्रोथ पे। अब हालांकि कैपिटल गुड स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं केमिकल स्टॉक्स कंप्लीट हो गए। यहाँ कैपिटल गुड स्टॉक्स में थर्मैक्स ले लीजिए, कमिंस ले लीजिए, और आप बॉश ले लीजिए। ये 3 जो कंपनीज है ये भी जो है बहुत जगह जो है इन्वेस्टमेंट करी है, स्पेशली कैपिटल गुड्स में जो अब हाइड्रोजन सेक्टर पे जाएंगे। और आखिर में KPIT जो IT सेक्टर में जो एक रिसर्च कर रहा है हाइड्रोजन पे। ग्रीन हाइड्रोजन की बात चली है तो इसका थोड़ा एक मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। ये कैसे मिलता है और इसका इस्तेमाल इतना मुश्किल क्यों है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन यानी फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। हालांकि ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का उत्पादन काफी पहले से होता आया है। तो फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? आपने कॉलेज टाइम में विज्ञान का एक प्रैक्टिकल जरूर किया होगा जिसमें आप पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में बिजली के करंट से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। अगर बिजली किसी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या पवन चक्की से मिलती है तो इससे मिलने वाले हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन बड़े कमाल की चीज है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। आमतौर पर जब किसी ईंधन को जलाया जाता है एनर्जी पैदा होती है और उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कभी कभी पर्यावरण के लिए खतरनाक भी होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो जलता है तो पानी बनता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे टिकाऊ एनर्जी है जिससे नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ इतना आसान है तो पूरी दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं अपनी कारों, कारखानों और फैक्ट्रियों को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाती?
तो इसका जवाब है कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना तो आसान है, लेकिन लागत बहुत ज्यादा है। इसलिए पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाया है जो ग्रीन हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर किफायती बना सके। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक अभी 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में औसतन 5 से 6 डॉलर का खर्च आता है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री इतनी महंगी लागत को झेल नहीं सकती। अगर लंबी अवधि में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है तो इसकी कीमतों को कम से कम $2 प्रति किलो पर लेकर आना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को ग्रीन हाइड्रोजन में भविष्य दिखता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी कीमतें $1 प्रति किलो के आसपास होनी चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। अभी भारत में सिर्फ मुट्ठी भर कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रोलाइजर्स का उत्पादन करती हैं, जिसका इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करने में होता है। हाइड्रोजन के साथ एक दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये गजब का रिएक्टिव होता है। ये करीब सभी एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। इसको -253 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है। सामान्य मेटल कंटेनर इसको संभाल भी नहीं सकता क्योंकि इसका लीकेज बहुत तेजी से होता है, यानी स्टोरेज का खर्चा भी काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का काम नहीं हो रहा हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है। अगर भारत ग्रीन एनर्जी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का एक इकोसिस्टम तैयार कर लेता है तो भविष्य के लिए ये एक साफ, सुरक्षित और किफायती ईंधन साबित होगा, जो पेट्रोल, डीजल या कोयला जैसे ईंधनों पर निर्भरता को कम करेगा ही, साथ ही पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA की मुताबिक सभी देशों को ग्रीन एनर्जी में निवेश को बढ़ाना चाहिए। इससे हर साल 830 मिलियन टन CO2 को वातावरण में जाने से बचाया जा सकता है। हाइड्रोजन को उन सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है जो अभी इससे अछूते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग और पावर जनरेशन। भारत ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में पहल की है। ये वक्त की मांग भी है और जरूरत भी। हालांकि ग्रीन एनर्जी को लाइफस्टाइल का ईंधन बनाने के लिए अभी लंबा वक्त तय करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश।